हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरी 19 साल की बेटी छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई थी, लेकिन घर आने के बाद वह जब से आई थी, अपने पिता के बेडरूम में ही सोने लगी थी। हर रोज आधी रात को उनके कमरे से उसकी चीख की अलग-अलग आवाजें आती थी। एक दिन जब मैंने आधी रात को उसके कमरे में झांका, तो उसके मुंह के पास उसके पिता को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके पिता की नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्चना स्टोरी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति और मैं मेरे घर में अकेले दो ही लोग रहते थे। हम दोनों चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। नंदिनी इकलौती बेटी थी। 19 साल की बेटी नंदिनी घर से बाहर हॉस्टल में रहकर शहर में पढ़ रही थी। गर्मी की छुट्टियों में जब वह कुछ दिनों के लिए घर आई थी, तब उसने अभी 12वीं पास की थी। हमने उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। आज लगभग साल भर बाद घर आई थी। जैसे ही नंदिनी घर आई, तो मैं उसे देखते ही रह गई, क्योंकि नंदिनी जो पहले पतली थी, अब शरीर से बहुत मजबूत हो गई थी। मैंने सुना था कि हॉस्टल में रहने से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन नंदिनी इसके विपरीत थी। उसके स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा था। मैंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का स्वास्थ्य पूछा। मैंने उससे कहा, अंजलि बेटी, तुम्हारी सेहत तो बहुत सुधर गई है। लग रहा है हॉस्टल में खाना अच्छा मिल रहा है। उसने तुरंत कहा, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप मुझे बहुत दिनों के बाद देख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है। नंदिनी आते ही घर में देखने लगी और उसने मुझसे पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे पति का एक्सपोर्ट का बिजनेस था, इसलिए वे लंबे समय तक बाहर ही रहते थे। मैंने नंदिनी बेटी से कहा, तुम्हारे पापा अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, वह कल तक आ जाएंगे। तो नंदिनी ने कहा, ठीक है, कहकर अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी चाल में काफी फर्क महसूस हो रहा था। मुझे उसके लक्षण अच्छे नहीं दिखे। नंदिनी थोड़ा लंगड़ाकर भी चल रही थी। मैंने उससे पूछा, बेटी क्यों ऐसे चल रही हो? तो उसने कहा, माँ, मेरे पैर में चोट लग गई है, इसलिए मुझे चलने में परेशानी होती है। अब क्या आप मुझसे प्रश्न ही पूछती रहेंगी या मुझे तरोताजा भी होने देंगी? आप कितने प्रश्न पूछती हैं? कुछ देर बाद नंदिनी तरोताजा होकर बाहर आई। उस वक्त हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। नंदिनी मुझे अपने हॉस्टल की कुछ कहानियां सुना रही थी। नंदिनी अब पहले से कुछ अधिक साहसी महसूस हो रही थी। उसके व्यवहार और वाणी में अंतर था। अगली सुबह नंदिनी के पापा यानी मेरे पति घर आए। नंदिनी ने अपने पिता की ओर देखा और उन्हें जोर से गले लगा लिया। उसने उन्हें काफी देर तक अपने पास रखा। नंदिनी ने कई दिनों के बाद अपने पापा को देखा था, इसलिए मुझे लगा कि वह ऐसा कर रही होगी। उसने लंबे समय तक अपने पिता को नहीं छोड़ा, गले से लगी रही, इसलिए मैंने बीच बचाव किया और नंदिनी को अपने पति से अलग कर दिया। अपने पापा से मिलते ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद नंदिनी अपने पिता के कमरे में बातचीत करने चली गई। रात के खाने के बाद हम सब सोने चले गए। तब नंदिनी ने कहा कि माँ, मैं आज पापा के कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। मैं आज पापा से खूब बातें करना चाहती हूँ। अब लड़की जिद्दी हो गई है। यह कहकर मैं भी उसके कमरे के अंदर चली गई और सोने की तैयारी करने लगी। जब मैं नंदिनी के कमरे में सोने गई, तो मुझे एहसास हुआ कि अंजलि पहले से भी ज्यादा अपने पापा से ज्यादा बातचीत करने लगी थी और आज वह उसने बात करने के लिए जिद कर ली थी। मैंने सोचा कि वह अपने पिता से बात करने जा रही होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि अंजलि और उसके पिता का एक भयानक सच मेरे सामने आने वाला है। अगले दिन हमारे गांव में मेला लगा था। शाम को नंदिनी अपने पिता के साथ मेले में गई। जब वे दोनों मेले में गए तो मैं कुछ देर के लिए हमारी पड़ोस वाली आंटी के पास बैठने चली गई थी, लेकिन मेले में जाते वक्त नंदिनी और मेरे पति ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम आ रही हो या नहीं। मुझे उसका व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। मेले से आने के बाद नंदिनी काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन मैं उसे देखकर शर्मा गई, क्योंकि नंदिनी ने अजीब कपड़े पहने हुए थे। वे कपड़े अशोभनीय थे और उसमें मेरे पति ने नंदिनी की कमर पर हाथ रखा था। आसपास की महिलाएं भी नंदिनी को नीचे से ऊपर तक देख रही थीं। मैंने सोचा कि यह लड़की दूसरे शहर में रहती है, वहां के लोग ऐसे ही रहते होंगे। नंदिनी से हर चीज के बारे में बात करना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने वह विषय अपने दिमाग से ही निकाल दिया। फिर आज रात नंदिनी अपने पिता के कमरे में सोने की जिद करने लगी। मैं अपने मन में बिना किसी शंका के नंदिनी के कमरे में सोने चली गई। आधी रात को मैंने दरवाजे पर अजीब सी आवाजें सुनी। मैं उस आवाज से जाग गई। मैं यह देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली
की आवाज़ कैसी थी। तभी मैंने देखा कि मेरे पति के कमरे की लाइट जल रही थी। जब मैं नंदिनी को चिल्लाते हुए सुन सकती थी। पहले आवाज़ धीमी थी, लेकिन अचानक वह आवाज़ तेज होने लगी। उस आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। मैं उसके कमरे के पास चली गई। मैं उसको एक बार देखना चाहती थी, लेकिन जब मैं उस कमरे के दरवाजे के पास गई तो गलती से मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो नंदिनी की आवाज़ बंद हो गई और उस कमरे की लाइट बंद कर दी गई। मैं जानती थी कि वहाँ वास्तव में क्या हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आया। अचानक मुझे लगा कि वे सो रहे होंगे। शायद मुझे यह महसूस हुआ कि मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उस कमरे की लाइट भी बंद थी। तब मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला, तो भी धीमी रोशनी में मैंने नंदिनी और उसके पापा को देखा। वह आराम से सो रहे थे। मुझे लगा कि मैं जागते हुए सपना देख रही थी। तब मैं कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। मेरे पति को काम के लिए बाहर जाना था, तो मैंने उन्हें नाश्ता दिया और फिर नंदिनी को जगाने गई। उस कमरे में जाते हुए देखा, अंदर नंदिनी चल रही थी, लेकिन वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सूखा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत थक गई हो। मैंने उसे कहा, नंदिनी तुम फ्रेश होकर जाओ और मैं नाश्ता लगाती हूँ। हमें आज बाजार में खरीदारी करने जाना है। मैं काफी समय से खरीदारी करने नहीं गई हूँ। चलो आज साथ मिलकर शॉपिंग करने चलते हैं। तब नंदिनी ने कहा कि माँ, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं किसी बाजार में नहीं जा सकूंगी। आप अकेले ही बाजार चले जाओ। मैं दोपहर तक आराम करना चाहती हूँ। नंदिनी के मना करने के बाद मैं घर का कुछ काम निपटाकर बाजार चली गई। बाजार से लौटने के बाद मैंने दरवाजा खोला तो मुझे पता था कि अंजलि आराम करना चाहती थी। वह अपने कमरे में आराम कर रही होगी। मैंने दरवाजा खोला और हाथ में शॉपिंग बैग लेकर अंदर चली गई। मैं उन थैलों को एक तरफ रखकर अपने साथ लाई हुई सब्जियां रसोई में रखने चली गई। जैसे ही मैं रसोई की ओर जा रही थी तो मुझे रसोई से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे लगा कि नंदिनी पानी पीने के लिए उठी होगी। जब मैं किचन में गई तो जो सामने देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि नंदिनी अपने हाथ से आटा गूंथ रही थी और उसके पिता उसके पीछे खड़े होकर उसे आटा गूंथने में मदद कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वे दोनों बेखबर लग रहे थे। उन्होंने अपने रिश्ते की यह सीमा नहीं देखी। मैं यह देखने के लिए रसोई के दरवाजे के एक तरफ खड़ी थी कि वास्तव में उनके साथ क्या हो रहा था। तभी मैंने देखा कि नंदिनी के पापा उसे कह रहे थे कि देखो नंदिनी बेटा, आटा गूंथने का सही तरीका है। मेरे पति आज काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उनका काम ऐसा था कि वह एक बार बाहर जाते तो देर से घर आते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उस दिन वह घर कैसे आ गए। दरअसल मैं तब घर पर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में बाप बेटी के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि घर आने के बाद से नंदिनी रात को अपने पापा के कमरे में जाने लगी थी। तब जो हुआ उसने मुझे उन पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैंने सोचा ही था कि तभी उसके पापा ने उससे कहा, नंदिनी बेटा, आज मैंने तुम्हें आटा गूंथना सिखाया है। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए अभी बहुत सी चीजें हैं। वह चीजें भविष्य में आपके जरूर काम आएंगी, इसलिए आगे जो भी आएगा उसके लिए तैयार रहना। और तुम्हें आज रात के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए आज रात को तैयार रहना। रात के लिए तैयार रहना, इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे पति नंदिनी से क्या कहना चाहते थे, क्योंकि काफी समय से नंदिनी रात को मेरे पति के साथ उनके कमरे में ही सोती थी और मैं नंदिनी के कमरे में। मुझे यह पता लगाना था कि वास्तव में क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि मैं अपने घर में इस अजीब किस्म की चीजें को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। लेकिन आज रात मुझे अपनी कल्पना से भी अधिक भयानक दृश्य देखने को मिलेगा, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। उन पर नजर रखने के लिए मुझे आज रात कुछ करना ही था। मैंने कुछ नहीं देखा। फिर मैं बाहर गई और यह दिखाने के लिए घर की घंटी बजाई। तभी मेरे पति ने घर का दरवाजा खोला। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने काम से जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में मेरी कार पंचर हो गई और मुझे आगे बढ़ने में समय लग रहा था। समय की वजह से मैंने आज का काम कल तक के लिए टाल दिया और ऐसे ही घर आ गया। अभी अभी मैकेनिक मेरे कार को गैरेज में लेके गया। मेरे पति ने इसका कारण बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके पीछे उनकी क्या साजिश चल रही थी। मैंने अपने पति और बेटी को अपनी आंखों से साथ में देखा था।
आज रात को दोनों क्या करने वाले हैं। यही सोचकर मैं उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। आज भी नंदिनी अपने पिता के ही कमरे में थी और मैं उसके कमरे में थी। आज मैं उन दोनों की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ भी करूंगी, ऐसा खुद से वादा किया। फिर आधी रात को मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली। तभी मैंने देखा कि उनके कमरे की लाइट जल रही है। जब मैं बाहर गई और आवाजें सुनने की कोशिश की तो मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। वह कह रहे थे, नंदिनी क्या तुम वह सब करने के लिए तैयार हो जो मैंने तुमसे कहा था। नंदिनी ने कहा, जी पापा मैं तैयार हूँ। कुछ मिनट बाद नंदिनी ने अपने पापा से कहा कि पापा मैं अभी भी शादी करना चाहती हूँ। उससे पहले यह बातें मुझे थोड़ी गलत लगती। इस पर मेरे पति ने कहा कि नंदिनी बेटा, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए ही तुम्हें यह काम करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ वह करो। इस पर नंदिनी कहती है, लेकिन पापा मैं पहले से पीड़ित हूँ और आप मुझसे वह सब काम करने के लिए कह रहे हैं जो मैं नहीं चाहती। मेरी बेटी के साथ उस बंद कमरे के पीछे कुछ और भी चल रहा था, यह तो पक्का था। तभी मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि नंदिनी बेटी, मैं जो बोलूंगा वह तुम करोगी। जो मैंने तुम्हें बताया है तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना। उस पर भी नंदिनी ने मंजूरी दे दी। मेरे पति कहने लगे, नंदिनी बेटा गलत मत समझना कि हम क्या कर रहे हैं। हम इन बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे, जिससे बेटी तुमको भी फायदा होगा और मुझे भी। तभी नंदिनी चीख पड़ी और बोली, पापा मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। जैसे ही मैंने नंदिनी की आवाज सुनी, मैं समझ गई कि यही मौका है उन दोनों के बीच की लड़ाई को खत्म करने का। फिर मैंने दरवाजे को लात मारी और उस कमरे में घुस गई। तभी मैंने सामने देखा कि मेरी बेटी दुल्हन की तरह सजी हुई थी और मेरे पति उसे झुमके दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में क्या हो रहा था। यानी जैसा मैंने सोचा था उससे कुछ आगे होने वाला था। फिर मैंने अपने पति को जोर से एक चांटा मारा और चिल्लाया। तभी नंदिनी मुझे वहां देख ली। मेरे पति चौंक गए। फिर उन्होंने कहा, प्रीति तुम जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उन्हें बोला कि आप जो कर रहे हैं मैं उसमें तोड़फोड़ करने आई हूँ। फिर मैंने नंदिनी से पूछा, नंदिनी तुम दुल्हन की तरह क्यों सजी हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले थे। ऐसा लगता है कि अपनी सारी हदें पार कर चुके हो और गलत काम भी किया है। इस बात पर अंजलि चिल्लाई। उसने कहा, माँ आप क्या बात कर रही हैं। आप हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित क्यों कर रही हैं। फिर मैंने कहना शुरू किया कि कुछ देर पहले तुम दोनों बाप बेटी जो बातें कर रहे थे वह सब मैंने सुन लिया है और दोपहर को रसोई में क्या हो रहा था मुझे सब पता है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तभी मेरे पति कहने लगे, तुम शांत हो जाओ। तुमने जो कुछ भी देखा है वह जैसा दिख रहा है असल में वैसा नहीं है। तुम्हारी बेटी किस दौर से गुजर रही है यह तुम नहीं जानती। मैंने उसकी मदद के लिए ही ये सब चीजें की है। मेरा मतलब मदद करना। फिर मैं बोली कि आपकी बेटी के साथ अनचाही हरकतें करना, इसे मदद कहना बोल रहे हो आप। ऐसी बातें कहते हुए आपको थोड़ा शर्म कैसे महसूस नहीं होती। इस पर मेरे पति बोले, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम जो देखती हो या जो सोचती हो वह सच नहीं है। अगर तुम सच सुनना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। फिर मैंने खुद को रोका और स्थिर खड़ी रही। मेरे पति बोले, जो मैं बोल रहा हूँ उसे चुपचाप तुम सुनो। यह आपकी बेटी यानी नंदिनी के जीवन के और मृत्यु का सवाल है। जब मेरे पति बात कर रहे थे तो अंजलि रो रही थी। मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी बेटी नंदिनी इस समय बड़े संकट से गुजर रही है। जब ये हॉस्टल में थी तो सोशल मीडिया पर उसका परिचय एक लड़के से हुआ। उस लड़के ने नंदिनी को शादी का झांसा दिया। वह उसके आकर्षण के आगे झुक गई और उसके आग्रह पर नंदिनी और लड़के ने भागकर शादी करने का फैसला किया। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नंदिनी लगातार उससे फोन पर संपर्क में थी, इसलिए हमें यह बातें नहीं पता थी। वह लड़का नंदिनी को किसी दूसरे शहर ले गया था। वह वहां 5 महीने तक रहे, लेकिन नंदिनी को लड़के का व्यवहार समझ नहीं आया। उस लड़के ने अपनी नंदिनी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित किया। इस बात से नंदिनी तंग आ गई थी। आखिरकार उसने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया और मुझे सब कुछ बताया। तब मैं भी शांत मन से उसकी बात सुना। मैं उसकी स्थिति समझ गया, इसलिए मैंने उसे घर की सलाह दी। फिर नंदिनी उस लड़के से छुटकारा पाकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद से रात को मेरे कमरे में आती है और वह मुझे अपना दुख बताती है। उसके साथ जो हुआ है उससे वह डिप्रेशन में चली गई है। उसको मैं इससे बाहर निकालने के लिए यह चीजें कर रहा था। उसकी आटा गूंथने में मदद करना, उसे दुल्हन की तरह सजाना और मेकअप करने से उसका ध्यान भटक जाता है और फिर उसके मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी होने लगा था। आगे मेरे पति यानी कि नंदिनी के पिता ने कहा कि नंदिनी से जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ।
इसलिए इसे इस स्थिति से बाहर निकालना यह आवश्यक था। इसलिए उसे गुस्सा करने के बजाय मैं उसकी मदद कर रहा था, लेकिन आपने उसे अलग तरह से समझा। नंदिनी के साथ जो हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। उस वक्त नंदिनी की जो स्थिति थी वह सिर्फ उसकी वजह से ही थी, मैं यह जानती थी, लेकिन उसके पिता ने एक दोस्त की तरह उसकी मदद की थी। नंदिनी धीरे धीरे इन सब से बाहर आ रही थी। उसके पिता ने उसके प्रेमी को पुलिस के हवाले कर दिया था और उसे अच्छी सजा भी दिलवाई थी। पिता के रूप में नंदिनी के पिता ने एक दोस्त के जैसा ही कर्तव्य निभाया था और मुझे इसका एहसास थोड़ी देर से हुआ। जो कुछ हुआ वह सबका मुझे एहसास हुआ कि यह गलत है। आजकल समाज में ऐसी कई घटनाएं घटित हो रही हैं। कम उम्र में लड़के लड़कियां अवांछित गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और इसके कारण समाज में ऐसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए एक जागरूक माता पिता होने के नाते हमें समय समय पर अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की कहानी आप लोगों को डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।